वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे DU एंट्रेंस एग्ज़ाम MSc जोलॉजी 2016 पेपर सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम 1 to 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, आपको एग्ज़ाम से पहले मैं जितनी मेरी कोशिश होगी मैं उतना आपका मीन्स जितनी पेपर सॉल्व होंगे उतना मैं आपको पेपर सॉल्व करवा दूँगी। ओके, तो यहाँ पे 2019 एंड 18 मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो जो भी न्यू है तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। साथ ही साथ मैंने DU MSc जोलॉजी का सिलेबस भी बनाया है, तो वो भी अगर आपको देखना है एंड उसी के अंदर आपको पेपर की PDF मिल जाएंगे। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। एंड जो भी इस मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम लाइक BHU हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ ना, जामिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, इन सबके पेपर सोल्यूशन अवेलेबल है, तो सॉल्व पेपर अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई शेप चेवरॉन बॉन इज प्रेजेंट इन। ये जो वाई शेप चेवरॉन बॉन है, ओके, तो ये किस में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो यहाँ पे जो चेवरॉन बॉन होती है एक सीरीज ऑफ बॉन है, ओके, जो कि रेप्टाइल्स हुआ उसकी टैल में ना, ये रेप्टाइल की टैल है, टैल एंड डायनासोर की एंड द मैमल्स, कंगारू एंड जो मैमल्स है लाइक कंगारू, ओके, तो उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो अगर वेरनस की अगर बात करूँ मैं ना, तो ये वेरनस का स्ट्रक्चर है। नाउ तो इसकी जो टैल दिख रही है आपको इस टाइप की, इसकी जो टैल दिख रही है आपको इस टाइप की, ये जो है टैल, ये क्या होती है, किसकी बनी होती है? ये इसकी काउडल वर्टिब्रा ऑफ रेप्टाइल है ना। तो ऑप्शंस में देखो कहाँ दे रखा है, दैट इज द काउडल वर्टिब्रा ऑफ रेप्टाइल, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये वाई शेप चेवरॉन बॉन अटैच टू द वेंट्रल सरफेस ऑफ सेंट्रम। ओके, and Vanus, the most characteristic feature of anterior caudal vertebra is the presence of Y shape. So option number आपका हुआ 3rd correct. Now question number 2, edema noticed in patients suffering from kwashiorkor disease due to deficiency of। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है, व्हाट इज मीन बाय क्वाशियोकर। तो इसका मीन क्या होता है ये बता दूं मैं आपको। ये जो क्वाशियोकर डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने इतनी लास्ट ईयर्स की पेपर सॉल्व करा है, तो मुझे पता है कि कौन सा वाला पोर्सन क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो के अंदर मीन्स सारे सॉल्यूशन के अंदर आपको ये भी बीच बीच में बताती जाऊँगी कौन सा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कुछ भी स्किप मत करना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आपके। तो क्वाशियोकर डिजीज़ ये पूछा गया है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एडिमा नोटिस, जो एडिमा मीन्स स्वेलिंग आ जाती है ना, तो सबसे पहले चीज़ ये आती है क्वाशियोकर डिजीज़ क्या होती है, दैट इज़ द माल न्यूट्रिशन कॉज बाय द लैक ऑफ प्रोटीन। ध्यान रखना कि डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन में क्वाशियोकर डिजीज़ होती है। नाउ सेकंड चीज़ आपको क्या देखना है, इसकी जो सिम्टम्स क्या है कि स्किन होती है या फिर हेयर्स होते हैं ना, कलर चेंज हो जाता है, या फिर इंसान बहुत ज़्यादा थकने लग जाता है, डायरिया हो जाता है, लॉस ऑफ मसल्स मास है ना, एंड फेल टू ग्रो एंड गेन वेट एंड एडिमा। ओके, एडिमा होता है स्वेलिंग ऑफ एंकल, फीट एंड द बेली, तो ये चीज़ हो जाती है। अब ये आता है कि ये जो एडिमा नोटिस करने को मिलता है, ये किसकी डेफिशिएंसी, मैन जो है वो किसकी डेफिशिएंसी के थ्रू होता है? तो जो आपका क्वाशियोकर डिजीज़ है वो जनरली फाउंड होता है, जब भी होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एल्ब्यूमिन है उसकी जो लेवल है वो लो हो जाता है। ओके, लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन। ओके, इस रिजल्ट की वजह से क्या होता है, दे रिजल्ट बिकम अ इंट्रावेस्कुलर डिप्लेशन होना स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है कि जो एंटी डाययूरेटिक है हार्मोन वो इंक्रीज होगा इन रिस्पॉन्स टू हाइपरवैलेमिया। उसकी वजह से क्या होता है कि एडिमा नोटिस करने को मिलता है। तो एक चीज़ यहाँ पर कुल मिला के ओवरऑल क्या चीज़ हो रही है कि जैसे ही एल्ब्यूमिन का जो लेवल लो होता है तो उस कंडीशन में आपका जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इस वजह से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ओके, तो ये जो आंसर है देखो किसकी वजह से हो रहा है, मैन जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, बट उसके अंदर भी एल्ब्यूमिन। ओके, तो लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। नाउ
व्हाट इज़ मीन बाय डार्विनिज्म फिटनेस। अब क्या बोलता है कि डार्विन फिटनेस, तो डार्विन के कंसेप्ट, लेमार्क का कंसेप्ट, डार्विन का कंसेप्ट, ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना। ओके, इसके क्या क्या लो थे एंड कौन कौन सी बुक्स ने लिखी एंड सबसे पहले इसने क्या डिस्कवर किया। ओके नाउ, तो जो डार्विन था तो वो क्या बताता था, डार्विन एक साइंटिस्ट थे। ओके, वो क्या बताता कि नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, है ना, जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। एंड फिटेस्ट कैसे होगा, मीन्स उसकी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी होगी। ओके, अगर वो किसी पर्सन को अगर एनवायरनमेंट में रहना है ना, ऐसे देखो कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है लाइक अगर उसको एनवायरनमेंट के अंदर रहना है तो वो पहले तो सर्वाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो नंबर कैसे इंक्रीज होंगे, जो फिटेस्ट होगा वो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, तो ये क्या है, डार्विन फिटनेस क्या बोलती है, द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। वहाँ पे एनवायरनमेंट को आपको अडॉप्ट भी करना है एंड रिप्रोड्यूस भी करना है, दैट इज नॉन एज द डार्विन फिटनेस। ओके, डार्विन फिटनेस का ये मीन था। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है 1 करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डी डिफरेंशिएट ऑफ सेल इज रिफर टू एज। क्या दे रखा है, डी डिफरेंशिएट। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, व्हाट इज मीन बाय द डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट इसका आधा मीन यहाँ से ये देखो, इसका मीन्स क्या होता है कि मान लो कोई सेल है। ओके, ये सेल है आपका लीवर का फॉर्म कर रही है, मीन्स कोई सेल है एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, एक सेल है मीन्स पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, मीन्स ये सेल कैसी है, डिफरेंशिएट सेल है। ओके, मीन्स उसका जो फंक्शन है वो डिसाइड है। एंड डी डिफरेंशिएट से अगर कोई सेल अनडिफरेंशिएट हो जाती है, अनडिफरेंशिएट सेल मीन्स जो फंक्शन कर रही थी वो फंक्शन नहीं करेगी, मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। जब कोई डिफरेंशिएट सेल अनडिफरेंशिएट में कन्वर्ट हो जाती है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नॉन एज द डी डिफरेंशिएट। ओके, आ रही समझ में, मीन्स पहले तो सेल क्या कर रही थी, फंक्शन कर रही थी, उसको हमने क्या बोला, डिफरेंशिएट है। मीन्स कोई सेल है वो लीवर का फॉर्मेशन कर रही है, किडनी का कर रही है, मीन्स पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है। ओके, अगर वो अनडिफरेंशिएट किसी कंडीशन की वजह से अनडिफरेंशिएट मीन्स अपना जो काम है लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएट। ओके नाउ, तो इसको हम डी डिफरेंशिएट ऑफ सेल इज रिफर टू एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एनाप्लेजिया। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट। एनाप्लेजिया वही है कि वापस बैकवर्ड चला जाना, मीन्स वो फंक्शन नहीं करना। ओके, इसकी वजह से, लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से ही जनरली ट्यूमर कॉज भी हो जाता है ना। नाउ which of the following would not induce a change in gene ratio of a population। मीन्स क्या बोल रहा है आपको, क्या नॉट इंड्यूस चेंज इन जीन के अंदर चेंज नहीं होना। ओके, जीन फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज नहीं होना, तो कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं। आपने हार्डी-विनबर्ग लॉ पढ़ा होगा, है ना। हार्डी-विनबर्ग लॉ में मैंने आपको बोला है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने भी मीन्स कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, लाइक DU का दो आप या BHU का दो, उसके अंदर जो हार्डी-विनबर्ग लॉ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डी-विनबर्ग लॉ में क्या होता है, ध्यान से सुनना इसको, है ना, कि जो जीन फ्रिक्वेंसी है, जो जीन फ्रिक्वेंसी है इज इक्वल टू द जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी। क्या बोल रहा है, जीन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी, मीन्स नॉट चेंज इन जीन रेशियो, जीन के रेशियो में चेंज नहीं होगा पॉपुलेशन के अंदर, ये चीज़ बोल रहा है। इसकी कुछ कंडीशन होती है हार्डी-विनबर्ग लॉ की। ये क्या बोलता है कि जो पॉपुलेशन है वो लार्ज होनी चाहिए। ओके, एंड पॉपुलेशन के वहाँ पे रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है रैंडम मैटिंग। नाउ म्यूटेशन तो होना ही नहीं चाहिए, म्यूटेशन होना नहीं चाहिए, बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। ओके नाउ एंड थर्ड चीज़ क्या है, नो सिलेक्शन फोर्स। सिलेक्शन का मीन्स होता है या तो नहीं उसमें ना नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, ना उसमें सेक्सुअल सिलेक्शन होना चाहिए, दोनों ही सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई भी सिलेक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। बट कोई ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो क्या दे रखा है, सेक्सुअल सिलेक्शन दे रखा है, मीन्स तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या बोलता है, नो सिलेक्शन फोर्स, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन हो या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन हो, कोई भी सिलेक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। ओके ना ही उसमें इमिग्रेशन होना चाहिए, ना माइग्रेशन होना चाहिए। ओके, ना एमिग्रेशन ना इमिग्रेशन, सो ना उसको आना चाहिए ना जाना चाहिए पॉपुलेशन के अंदर। जो पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वैसे की वैसे रहना चाहिए, ना वहाँ से कोई पर्सन बाहर जाना चाहिए, ना बाहर से कोई पर्सन आना चाहिए। ये हार्डी-विनबर्ग लॉ का रूल है।
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एमिग्रेशन इमिग्रेशन अमंग द मेंबर, तो ये भी नहीं होगा। एंड हार्डी-वेइनबर्ग लॉ क्या बोलता है कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, तो ये सारे क्राइटेरिया उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है कौन सा फॉलो कर रहा है, रैंडम मैटिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है बी करेक्ट। ना जो फॉर्मूला होता है लाइक पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छे से ध्यान रख लेना, इसके न्यूमेरिकल भी अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं है देन आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो @काविस अकेडमी, वहाँ पे मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट। ये क्या बोल रहा है, एज ऑफ पिरामिड, अगर किसी का बेस, ये बेस है ओके, वो ब्रॉड मीन्स ऐसे बड़ा हो तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो आपको पता है, तो वेट, यहाँ पे क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज आएगी, रिप्रोडक्टिव एज आएगी, एंड यहाँ पे सबसे थर्ड में क्या आएगी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। प्री में मीन्स कोई इंसान की मीन्स जो बर्थ हुआ है, अभी तो बच्चा है। ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव एज जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हो गई। नाउ पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मीन्स होता है वो ओल्ड एज पर्सन। ओके, तो इस कंडीशन में ब्रॉड बेस में कौन है, यहाँ पे यंग लोग हैं, है ना, यंग इंडिविजुअल्स है वो भी बहुत ज़्यादा है, हाई परसेंटेज में देखो नीचे। ओके, हाई परसेंटेज में, एंड जो ओल्ड एज पर्सन है यहाँ पे ऊपर देखो कितने हैं, बहुत कम है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो ऐसा जिसके अंदर यंग आपकी परसेंटेज हाई होना चाहिए। अब देखो पहले में क्या दे रखा है, लो परसेंटेज ऑफ यंग, तो यस ये तो क्योंकि यंग का परसेंटेज ज़्यादा है यहाँ पे। नाउ हाई परसेंटेज ओल्ड इंडिविजुअल, ओल्ड यहाँ पे हाई कैसे हो गए, यहाँ पे हाई है क्या, नहीं, यहाँ पे ओल्ड तो पहली बात है कि यहाँ पे नीचे बेस में आता ही नहीं है ना, तो वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। लो परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल्स, ओके लो है बट बेस में थोड़ा ना प्रेजेंट है, यहाँ पे बेस का पूछा गया ना। हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, तो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस का पूछा गया, बेस में आपको पता है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले आते हैं। ओके, यंग इंडिविजुअल्स आते हैं, उसकी परसेंटेज कैसे ज़्यादा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एंड ये टॉपिक आपका पिरामिड से है, तो देख लेना एज पिरामिड्स का क्या है। ओके, नाउ एंड इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बोलते हैं, जिसके अंदर पॉपुलेशंस जो अनडेवलपिंग एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों के अंदर ये होता है, और नॉर्मली जो अफ्रीकन कंट्री है उसके अंदर ये सो होता है। नाउ साइबर ग्रीन इज़ यूज इन रियल टाइम PCR बिकॉज इज, तो साइबर ग्रीन आपको पता है कि जो PCR है, PCR टेक्निक क्या होती है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA की कॉपीज़ बनाना। एक चीज़ ध्यान रखना, PCR हर एंट्रेंस एग्जाम लाइक आप BHU का एंट्रेंस दो या फिर DU के दो, PCR को अच्छे से देख लेना। ओके, मैंने सिलेबस वाली वीडियो के अंदर मेंशन कर रखा है ना। तो जो PCR है, PCR में क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड DNA बन गया, अब कितना अमाउंट में कितना प्रोडक्ट बना है, तो वो जानने के लिए क्या करते हैं कि साइबर ग्रीन का एक डाई है। ओके, जो डबल स्टैंडर्ड लाइक ये DNA यहाँ पे, ये DNA का डबल स्टैंडर्ड DNA, इसके ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बाइंड हो जाता है। ओके, तो ये क्या करता है कि ये साइबर ग्रीन डबल स्टैंडर्ड DNA पे बाइंड होता है, ताकि हम मेजर कर सकते हैं, अलाउ द मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ PCR प्रोडक्ट, इसके अंदर कितना प्रोडक्ट बना है DNA का। ओके, तो ऑप्शन देखो थर्ड, फ्लोरेसेंस ऑनली, फ्लोरेसेंस मीन जो कलर हुआ, डाई हुआ। ओके, फ्लोरेसेंस ऑनली व्हेन बाउंड टू डबल स्टैंडर्ड DNA। ओके, तो PCR के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA का फॉर्मेशन करते हैं, जब ये बाउंड होगा तो हमें पता चल जाएगा कितना PCR में कितना एम्प्लीफिकेशन हुआ है DNA का। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस अकरिंग, तो ट्रिपल सीक्वेंस रिपीट सीक्वेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड ट्रिपल सीक्वेंस, इसको बोलते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन या फिर आल्सो नॉन एज द ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन। ओके, नाउ ये किसका एग्जांपल है, जब DNA डैमेज के अंदर स्लिपेज एरर पड़ोगी। ओके, उसके अंदर क्या होता है कि आपका DNA बनता रहता है ना, यहाँ पे देखो एक वेट, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे बनता रहता है, तो जब कोड होता है तो यहाँ पे अगर बहुत सारी सीक्वेंस रिपीट हो रही है एप्लीकेशन में, तो ये क्या होगा कि जो DNA है वो ऐसे स्लिप हो जाएगा, है ना, ऐसे स्लिप हो जाएगा, फिर ऐसे, तो ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। तो इस कंडीशन में ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ये
ये वाला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो है वो अनयूजुअल पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस है अगर बार बार रिपीट होती जा रही रिपीट होती जा रही तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस है वो स्लिप हो जाएगी। डीएनए की कोड होते होते वो क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ओके, एंड फिर आपस में ये कॉम्प्लीमेंट या आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसी को ही बोलते हैं स्लीपेज एरर। एंड यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर रिपीटेड एरर सीक्वेंस किसके अंदर होती है, तो जो आपकी हंटिंगटन डिजीज है उसके अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर 35 CAG रिपीट होता है, 35 बार CAG रिपीट होता है, जो कि कौन से प्रोटीन को कोड करता है, HTT प्रोटीन को कोड करता है। तो यहाँ पे बार बार CAG की सीक्वेंस रिपीट होती जाती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। ना ऑप्शन नंबर ए को आपको पता है कि आपका लाइसोसोम डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको पता है कि लीवर के अंदर होता है ना, एक्यूमुलेशन हो जाता है म्यूकस का ना। हीमोफीलिया आपको पता है ना, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ध्यान रखना, ये जो तीनों नेम दे रखे इसको भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि इन तीनों के बारे में स्पेसिफिक पूछा जाता है। लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया किसकी कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एंड मीन्स कौन से जीन में म्यूटेशन आता है वगैरह वगैरह बहुत पूछा जाता है। तो हीमोफीलिया को अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, नाउ एंड लाइसोसोम डिसऑर्डर लर्न कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, होलेंड्रिक जीन आर द पार्ट ऑफ। ओके, तो ये जो जीन होता है ये वाई लिंक जीन है। ओके, दे आर द वाई लिंक जीन दैट आर फाउंड ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई लिंक जीन है तो वाई क्रोमोसोम पे होगा। एंड वाई क्रोमोसोम किस में होता है, गर्ल के अंदर होता है या बॉय के अंदर? देखो, गर्ल के अंदर होता है XX। ओके, यहाँ पे ये किसके अंदर पाया जाएगा, ये जीन ये प्रेजेंट होगा मेल के अंदर। ओके, क्योंकि उसकी वाई क्रोमोसोम पे ये वाई लिंक जीन है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है ए। नाउ हाउसकीपिंग जीन दैट कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब इज आल्सो नॉन एज। हाउसकीपिंग जीन, ऐसा हाउसकीपिंग मीन्स घर का ध्यान रखने वाला। तो ऐसा जीन मीन्स हाउसकीपिंग जीन का मीन्स होता है जो ऑलवेज एक्टिव रहे, है ना, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। जो घर का ध्यान रखेगा उसको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो हाउसकीपिंग जीन ही ऐसा है, उसको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो उसको इस कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रांसक्रिप्ट इज आल्सो नॉन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, कंस्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं इसको, आल्सो नॉन एज द कंस्टिट्यूटिव जीन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोज दे आर ऑलवेज एक्टिव, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव होता है। इसका एग्जांपल लेंगे हम जीन ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम आपको पता है कि अगर वो नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होगा, है ना। तो राइबोसोम बहुत प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। ओके, now question number 11, the most popular and the widely used engineered plasmid vector is। तो कौन सा इंजीनियर प्लाज्मिड है, दैट इज द PBR322। ओके, 332। सो ऑप्शन नंबर आपका है बी करेक्ट। ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है, तो ध्यान रखना प्लाज्मिड क्या है। कहीं कहीं लार्जेस्ट, कहीं स्मॉलेस्ट वगैरह ऐसा पूछ लिया जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ है, बहुत कम कम तो नहीं पूछते, ज़्यादा वाइडली यूज ही पूछते। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका बी होता है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द इनिशियल स्टेज ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट आर डिटरमाइंड बाय। तो यहाँ पे जो डिफरेंस इन रेगुलेशन प्रोसेस होती है तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, जो इंसेक्ट की जो जीन है उसको 3 कैटेगरी डिवाइड, इफेक्ट जीन, एक है सेगमेंटेशन जीन, एंड थर्ड है होम्योटिक सिलेक्शन जीन। ओके, सिलेक्टिव जीन। तो ध्यान रखना, जो मैटरनल जीन है, मैटरनल जीन है वो एग होता है, एग पॉलिनिटी डिसाइड होता है, एंड वो किसके अंदर होगा, वो एग के अंदर जीन एक्टिव होगा, एम्ब्रियो के अंदर नहीं इवॉल्व करेगा। ओके, ध्यान रखना। तो ये जो है इनिशियल स्टेज, तो इनिशियल स्टेज आपका है मैटरनल जीन्स, ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। ना ये भी आपका जो ड्रोसोफिला का जो लाइक डेवलपमेंट है उसके अंदर, तो वो चीज़ आप अच्छे से देख लेना एक बार। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज। ओके, तो इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, तो जो आपकी जो लेप्रोसी है दैट इज द हैंसन डिजीज। ये एक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। ओके, इससे क्या होता है, मेनली जो स्किन है, आइज है, नोज है, नर्व है, इन सब पे इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है, जो सिम्टम्स क्या इंक्लूड होंगे, लाइट कलर, रेड स्किन पैचेस, रिड्यूस हैंड एंड फीट, तो इस टाइप के सिम्टम्स अपेयर होंगे। सो ऑप्शन नंबर
आपका बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है एंड वो क्या किससे कॉज होता है, मलेरिया से क्या कॉज होता है, ये सारे चीज़ें आप ध्यान रखना ना। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसके बारे में भी पूछा रखा है ना, तो ये भी आप देख लेना। Now, steroid hormone remain in circulate longer than other group of hormone because they are bound to a specific. Okay, तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है, तो स्टेरॉयड हार्मोन सबसे पहले ये चीज़ आती है, जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। नॉन पोलर सिग्नलिंग क्या होती है? ऐसी सिग्नलिंग मीन्स कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए वो जो नॉन पोलर सिग्नल। अब स्टेरॉयड हार्मोन लाइक एल्डोस्टेरोन, आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये सारे आपके स्टेरॉयड हार्मोन है, तो ध्यान रखना इसका ना, वो भी आप ध्यान रखना ना। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन तो एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड ये ज़्यादा टाइम तक सर्कुलेट कर लेता। क्यों करता है? Because they bound to a specific transport protein in the membrane. So option number B होता है आपका correct. Now question number 16, which system is, कौन सा सिस्टम स्टेज कंडीशन में एक्टिव हो जाएगा ना? जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है। अब आपको पता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक है पैरासिम्पैटिक, एक दूसरा है आपका सिम्पैटिक। अब उन दोनों में से कौन सा एक है ना, कंप्लीट तो होगा नहीं, इन दोनों में से कौन सा एक्टिव होता है? वो होता है आपका सिम्पैट्रिक नर्वस सिस्टम। ओके, जो सिम्पैट्रिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है? सिग्नल दी एड्रेनल ग्लैंड। ओके, एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल देता है, आपको वो हार्मोन रिलीज करती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है एंड आपको पता है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी होता है करेक्ट। ओके, तो एड्रेनल ग्लैंड के बारे में भी अच्छे से डीपली पढ़ना। ओके, नाउ एंड हार्मोन्स का जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से देख लेना। द नेम ऑफ द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कॉज बाय वायरल पैथोजन। मॉस्किटो मीन्स मॉस्किटो की बाइट से ऐसी कौन सी डिजीज फैलती है? वायरल मीन्स मॉस्किटो की बाइट से फैलती है एंड उसका जो पैथोजन है वो कौन है? वायरस है। नाउ तो आपको पता है कि जो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस है वो कहाँ पे? जापानीज इंसेप्टिस कॉज करता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड किस होता है आपके मॉस्किटो की बाइट के थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, बायोलॉजिकल द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन आपको पता है, थायराइड हार्मोन्स की जो फॉलिकल्स होते हैं है ना, तो मेन थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय फॉलिकल्स। एक और चीज़ ध्यान रखना, कहीं के पूछा गया है कि थायराइड हार्मोन में नहीं कौन सा हार्मोन्स के अंदर फॉलिकल्स स्ट्रक्चर होता है, तो ध्यान रखना वो थायराइड हार्मोन के अंदर होता है। ओके, नाउ इसमें जो फॉलिकल स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस करता है T4 and the T3 hormones. Okay, T4 is the thyroxine and the T3 is the triiodothyronine. ओके, ध्यान रखना ट्राईआइडोथाइनिन। तो यहाँ पे जो आपका एक्टिव, यहाँ पे क्या पूछा है? मोस्ट एक्टिव। तो जो मोस्ट एक्टिव होता है दैट इज द T3। ओके, इस ऑप्शन नंबर देखो कहाँ लिख रहा है? ट्राईआइडोथाइनिन कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बहुत सारी गैसेस होती है, उसकी यहाँ लिस्ट ये है। ओके, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो सबसे हाई है वो आपका वाटर वेपर है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये लिस्ट आप अच्छे से देख लेना। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है दैट इज़ द वाटर वेपर। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। नाउ मार्सोपियन मैमल मूव फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया विया। तो जो मार्सोपियन मैमल है तो इन दोनों के बीच, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच के अंटार्कटिका है। सो ऑप्शन नंबर ए आता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी आर पेक्यूलर सेंस ऑफ लॉरेंजिनी। तो ये जो नॉर्मल जो फिश होती है, ओके, फिश के अंदर ये एक सेंसिंग ऑर्गन है। ओके, इसको इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन है। ओके, मीन्स वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक ये फिश है, ओके, एंड यहाँ पे इसके सामने प्रे घूम रहा है। ओके, तो
प्रे करता है थोड़ा बहुत भी, तो इस फिश को पता चल जाता है एंड इसको खा जाती है ये। ओके, तो ओवरऑल ये प्रे को कैप्चर करने में इसका यूज़ करता है ये नाउ। एंड मैनली प्रेस को कैप्चर करने में करता है ऐसे नाउ। तो यहाँ पे जो कौन सी नॉर्मली कार्टिलेनियस फिश के अंदर होता है, लाइक सार आपकी रीड फिश एंड द इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ आप देख लेना नाउ। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, साइक्लोहेक्सामिडीन इनहिबिट्स साइक्लोहेक्सामिडीन। तो ये जो है एक केमिकल, ये क्या करता है कि जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। मीन्स प्रोटीन का सिंथेसाइज का मीन्स क्या होता है कि जो आरएनए से प्रोटीन बनना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज अ ट्रांसलेशन। एंड डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। एंड डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, एंड ग्लाइकोलाइसिस आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन का मीन्स क्या होता है कि जो यूकैरियोट के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस आती है, लाइक इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड द टर्मिनेशन। इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो है आपका ट्रांसलेशन, ओके, तो ये जो है ब्लॉकिंग ट्रांसलेशन की जो इलॉन्गेशन प्रोसेस है उसको ब्लॉक करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लाइक अमोनिया। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ इन क्रोकोडाइल राइट एंड लेफ्ट साइनेप्टिक आर्च कम्युनिकेट थ्रू, जो राइट एंड लेफ्ट आर्केटिक आर्च, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, फॉर द फोरामेन ऑफ पैंजा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि ये लोकेटेड विद इन द फ्लो ट्रैक ऑफ द क्रोकोडाइल बिटवीन लेफ्ट एंड राइट अरोटाज। ओके, ये जो अरोटा है आपका, लाइक यहाँ पे ये रहा, ये आपका राइट है ना, एंड ये आपका लेफ्ट अरोटा। ओके, इन दोनों के बीच में ये आपको दिख रहा। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पॉलर बियर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे हैव मोर। तो जो पॉलर बियर है, पॉलर बियर आपको पता है कि लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो क्योंकि उसकी जो बॉडी के अंदर हेयर्स होते हैं बहुत मोटे मोटे, मीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड उसके अंदर क्या होता है कि जो अनकपलिंग अकर नेचुरली ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ध्यान रखना ब्राउन फैट है ना, जो उसको गर्मी मीन्स हीट प्रोवाइड करता है। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। तो दिस टिश्यू इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दे कंटेन अ प्रोटीन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन होता है, दैट इज द अनकपलिंग प्रोटीन। ओके, दैट इज द थीरोइजिन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज द अनकपलिंग प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। कैसे हुआ कि पॉलर बियर है बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करता है, बिकॉज उसके पास क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है एंड वो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन होता है, दैट इज द अनकपलिंग प्रोटीन। ओके, जो कि ये जो बॉडी के जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर 2 हुआ आपका करेक्ट, अनकम्प्लीट प्रोटीन। सो इसी के साथ हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। ओके, तो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है देन आई विल प्रोवाइड यू। ओके, एंड मैं आपको बता दूं मेरे इस चैनल पे 2019 एंड 18 की पेपर सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको जितनी मेरी कोशिश है आपके एग्ज़ाम से पहले, लाइक आपका एग्ज़ाम 6 को है ना, 6 सितंबर को है 2020 का एग्ज़ाम। तो उससे पहले मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व करा दूँ। ओके, क्योंकि DU की एंड एक चीज़ और, अगर आप DU की प्रिपरेशन कर रहे हो देन BHU की पेपर भी सॉल्व करना, क्योंकि DU एंड BHU के पेपर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। एंड BHU के पेपर भी मेरे इस चैनल पे लास्ट 4 ईयर के पेपर सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।